जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, 7वां दिन। और हम अपने हर रोज़ की बात, अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में आपके पास। दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत से दोस्त मित्रों ने राय दिया, बहुत से मित्र समझाने की कोशिश करते हैं। मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा जो कुछ नई चीज़ होगी, लेकिन पुरानी चीज़ें इतनी भारी पड़ी जाती हैं कि मैं चाह करके भी कुछ नई चीज़ें नहीं बोल पाता। फ़िलहाल एक बात तो फ़िलहाल कोविड-19 पे बोलूँ। सबसे पहले उस पर बोलना है जिसके लिए फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, इसकी आड़ में कहीं राजनीति न हो जाए, इससे मैं ख़ुद को बचाने की कोशिश करूँगा। तो अलर्ट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए, जागरूक करिए। और अब आपको बताएं दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात मैं ख़ास तौर से अपने यूपी के लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि चूँकि केस हमारे यहाँ बहुत उस तरह के नहीं आ रहे हैं जिस तरह से इंडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यूएस में आ रहा है और जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है, निशंस तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे हिंदुस्तान में कंट्रोल है, लेकिन आपको पता है सर कि ये कंट्रोल क्यों है? क्योंकि कंट्रोल में आपने भागीदारी ज़्यादा अच्छी की है। कंट्रोल इसलिए है क्योंकि आपने इसमें अच्छा सहयोग किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको बढ़ने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको ऐसे समझिए कि अगर एक हफ्ते की लापरवाही कर दे हिंदुस्तान, एक हफ्ता मात्र 7 दिन के लिए लॉकडाउन ख़त्म कर दे और उसके बाद पब्लिक को लाख समझा बुझा करके छोड़ दे कि भाई आप अपने बल पर रहो। देखो, एक बात है आपको, आप ज़िंदगी भर क्या कहते आए? आप ज़िंदगी भर यही कहते आए ना कि अमेरिका हमसे ज़्यादा समृद्ध है, यूएसए हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना। वहाँ की शिक्षा जो वो है वो क्या 100% है। वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, है ना। बहुत बहुत चीज़ें उनके पास थी। आज खुल करके सामने आ गया। हिंदुस्तान को छोड़ करके कौन सा देश ऐसा है जिसको आप समझदार बोल सकते हो? सबकी औकात हाथ में कटोरा लेकर के और हाइड्रोक्सिल क्लोरीन मांगने की आ गई। ये असलियत देखिए, घमंड अहंकार नहीं कर रहा हूँ, ये अहंकार करने का नहीं। लेकिन एक बात तो अहंकार करने योग्य था, है और आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मोदी के रूप में हीरा जवाहरात हमको मिल गया ना, और भाग्यवश उसी तरह से हमको योगी के रूप में यूपी के अंदर हमको मिल गया। ज़रा आप बताइए अपने प्रदेश के अंदर क्या आपको मिला? क्या बहुत बहुत सपने देखे थे आपने, बहुत अच्छे, केजरीवाल साहब, उद्धव साहब, ये सब लोग, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग अच्छे मिल गए ना। लेकिन अभी क्या किया? अभी राजनेताओं ने अपनी असली राजनीति दिखाना शुरू कर दिया। इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे वो उद्धव साहब हों, और चाहे दिल्ली में बैठे केजरीवाल साहब, सब कोई भी इसमें से कोई एक बंदा हो जो अपने सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो। रही बात योगी की, योगी अगर छोड़ना चाहेंगे तो यूपी उनको छोड़ने देगा नहीं, है ना। यूपी उनको छोड़ने देगा नहीं। और कुछ चाहिए नहीं, सबूत वबूत की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आज अगर योगी साहब चाहते ना तो अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घर जा सकते थे। जिस तरह से सन्यासी होने का सबूत उन्होंने दिया ना, ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और जिस तरह से देश की जनता के लिए काम करने को आतुर मोदी और योगी है ना, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसको कोई टाल नहीं सकता, एक भी गलती नहीं पकड़ सकते, एक भी। और पूरे पूरे बुद्धिमत्ता के साथ, पूरी पूरी उसके साथ। विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास है क्या? अब तो राजनीति इस स्तर पे आ गई कि अभी उन्होंने अपने मरने के आंकड़े भी छुपाने शुरू कर दिए। अब आ गया अपनी असलियत पे। अभी मैं एक बात बोलूँगा अपने प्रधानमंत्री महोदय से कि मोदी साहब आप तो फंस गए। अब कोरोना से नहीं, अपने राजनेताओं की राजनीति में आप फंस गए। आज का दिन याद रखिएगा, ये मैं आज बोल रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन बाद ये सारे चैनल बोलना शुरू कर देंगे। मेरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, इसे पूरे पिछले 21 दिनों के लॉकडाउन में और पार्ट 2 में जो बातें मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसकी चर्चा चैनल 2 दिन बाद कर रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा दूरदर्शी हूँ, मैं उनसे ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे कुछ अपने से अपनी बड़ाई करने में कोई वो नहीं लगता।
आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मोदी साहब आप फंस गए, आप फंस गए, आपको आपके राजनेताओं ने फंसा दिया। अब हिंदुस्तान की ज़िंदगी दांव पे लगी है। अब देखिए, अब राजनीति हिंदुस्तान को बचाने की नहीं हो रही। शुरुआत में कुछ समय क्या भावा, अभी इन खतरनाक सोच इन लोगों के अंदर एक बात हो गई कि अभी आज की तारीख में मृत्यु क्या है, 590 लोग, 600 लोग मरे। अगर इसका दर बढ़ कर के 50-60 हज़ार भी चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इन नेताओं के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता जो वहाँ बैठता है वो योगी की तरह से नहीं बताता कि पूरे प्रदेश की जनता को अपने परिवार बताए, ऐसा नहीं होता। अभी तक के इतिहास में आप उठा के देख लो। तो वो जो मोदी बताते हैं 130 करोड़, है ना, और वो जो योगी बताते हैं कि 23 करोड़, तो ये दो ही लोग ऐसे हैं जिनका परिवार इतना बड़ा है ना। इनका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये दोनों लोग अपना परिवार संभालने में सक्षम भी थे। लेकिन कुछ राजनीति की जो गंदी औलाद है, ये छिछली औलाद राजनीति के लोग, अब ये अपने स्तर पे आ गए। मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, देश को बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हो, वरना अब राजनेता अपने स्तर पे राजनीति करने लगे हैं। अब मौत के आंकड़ों को छुपाने लगे हैं, अब वो बहुत कुछ करने लगे हैं। उनसे सावधान होना आपका काम है। आप कैसे बचोगे, भगवान जाने। सब जगह काश योगी जैसे लोग होते। तो मोदी जी, आप फंस चुके। ये मैं आज कह रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद इसको पूरे डिटेल में आपको आंकड़ों के साथ बता दूंगा, लेकिन अब आप फंस गए। आप उठा करके अपने सारे प्रदेश को देखने लगे। आपके प्रदेश के जो नेता लोग हैं ना, वो अब आपके साथ राजनीति करना शुरू कर दी। अब उनके भाव मर चुके हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई कि कोरोना से बचा सकना उनकी बस की बात नहीं रही, है ना। वो अपनी कुर्सी बचा, अब उनको लगता है कि अगर ज़रा से भी हमने गलती की तो कुर्सी हमारी चली जाएगी। वो कुर्सी बचाने लगे। जब कोई अपनी कुर्सी बचाने लगे तो देश अंधकार में जाने लगता है, और वही स्थिति आज की तारीख में हो रही है। खैर, जिन पत्रकारों को हम सारी जनता, मैं अपने लोगों से कहूँगा, जिन पत्रकारों को आपने कहा गोदी मीडिया, जिन पत्रकारों के आपने कहा डिज़ाइनर पत्रकार, जिन पत्रकारों को आपने बिकी हुई तवायफ जैसी बातें भी आपने कही, दोस्तों, एक गलती तो वो करे, एक गलती आप भी करते हो। अब सोशल मीडिया का इतना बड़ा वजूद हो चुका है कि उसके सामने ये नेटवर्क पुअर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट है, क्योंकि अब आपको ये पता करना कठिन हो गया कि सोशल मीडिया पे सही है या उस मीडिया के हाथ में सही है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया की सही हैं, बहुत कुछ उनकी सही हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको उन नेगेटिव चैनलों पे भी अच्छा मिल जाएगा, जो कि नेगेटिव चैनल जिसको हम बोलते हैं ना, वो नेगेटिव चैनल है जो हिंदुस्तान के खिलाफ़ी हैं। वो नहीं बोल सकते उनको, वो खुल के बोलता हूँ, वो कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं, है ना। वो कुपोषित भारत को देखे हुए लोग हैं। वो भारत का वो कोना देखते। जैसे आपके घर में अभी कोई मेहमान आए और वो आपसे पूछे कि, देखिए वो सच्चाई भी होती है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है। वो आपसे पूछे अपना घर दिखा दो, आप उसको दिखाओ तो किचन दिखाओ, बेडरूम दिखाओ, ड्राइंग रूम दिखाओ। फिर जब वो आदमी से आप अकेले में आके बोलोगे मेरे इतने बड़े घर में आपका क्या बहुत अच्छा लगा, तो अभी वो आदमी बोलेगा कि नहीं, वो आपके यहाँ का जो जिसका ध्यान पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा होगा, वो कहेगा कि नहीं, आपके इस घर के अंदर तो सब चीज़ अच्छा था, लेकिन वो जो आपका पढ़ने वाला कमरा जो बना है वो थोड़ा ठीक नहीं था, है ना। जो थोड़ा आराम पसंद होगा वो कहेगा वो आपका बेडरूम अच्छा नहीं है ना। जो किचन की तरफ ज़्यादा खाने पीने में जिसका ध्यान होता होगा वो जा करके बोलेगा कि नहीं, आपका किचन बहुत बढ़िया था या ख़राब था, जो भी अच्छा बुरा हो, उस तरफ माइंड उस तरफ जाएगा उसका। और बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि आपका तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो आपका लैट्रिन बाथरूम अच्छा नहीं है। अब उनको अगर पूरे दुनिया को आपके घर को दिखाना हो, उनको चर्चा करनी हो कि आपका घर कैसा है, तो आपके घर के अंदर जो पॉजिटिव माइंड लोग होंगे वो उसमें से अच्छा ढूंढ लेंगे कि इसमें कौन सा अच्छा है,
उसको दिखाएंगे बार बार, और वो अच्छे लोग आपके घर से ढूंढ लेंगे। अगर एक छोटा, कभी कभी होता क्या है, बड़े लोगों में अच्छाई नहीं मिलती, लेकिन अच्छाई नहीं मिलती क्योंकि मजबूरी में, अभाव में, या कहीं किसी तरह से ज़िंदगी पल करके बढ़ते हैं। इन सब इंसानों के साथ हर देश में ऐसे ही होता है, कोई इंडिया में नहीं, हर जगह ऐसे ही है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सब जगह के एक जैसे होते हैं, तो उनके घर के बच्चों के तो दो एक फ़ोटोज़ लेकर के और वो दिखाएगा कि होगा। लेकिन कम्युनिस्ट माइंड एक ऐसे माइंड है, कम्युनिस्ट का दिमाग एक ऐसा दिमाग है जो सबसे पहले वो आपके यहाँ देखेगा कि वो सबसे ख़राब कौन सी चीज़ है। अब मैं उसको बुरा भी नहीं कहता, मैं उसको अच्छा भी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी अच्छी चीज़ है उसको आप बेडरूम बहुत अच्छा रखे, आप किचन बहुत अच्छा रखे, आपने ड्राइंग रूम बहुत अच्छा रखा, आपने स्टडी रूम बहुत अच्छा रखा, आपने स्टोर रूम बहुत अच्छा रखा। लेकिन अगर आपके टॉयलेट अच्छे नहीं हैं तो वो सब बेकार हो गया, है ना। तो ऐसे ही कुछ मानसिकता के लोग हैं जिनको आपका बेडरूम दिखाई नहीं देता, आपका ड्राइंग रूम दिखाई नहीं देता, आपका स्टडी रूम दिखाई नहीं देता, आपका कोई रूम नहीं दिखाई देता, उनको केवल आपका टॉयलेट दिखाई देता है। और टॉयलेट चूँकि दिन भर के अंदर अगर 4-5 सदस्य है तो एक निश्चित समय होता है जब टॉयलेट बहुत साफ़ होता है, और कभी कभी वो गंदा भी हो जाता है, क्योंकि अगर घर में बच्चे हैं तो वो गंदा हो जाना लाजमी है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन वो जब गंदा हो जाएगा, बच्चे कौन? जब हिंदुस्तान को उस नज़रिए से देखा जाएगा तो बच्चे कौन? बच्चा किसको बोलता हूँ मैं? वो कुपोषित लोग, वो अशिक्षित लोग, वो ऐसे लोग जो भूख से जब तड़पने लगते हैं। अभी जैसे सुसाइड कर लिया, मैं बार बार मेरा दिमाग एक तरफ जा रहा है कि जो केस एक सुसाइड कर लिया उस पर तो आपको बड़ी चर्चा हो रही है, आप टीवी पे उसको दिन भर में 4 बार दिखा रहे हैं कि उसके पास भूख से वो मर रहा था, उसने पहले अपनी मोबाइल बेचा, उसके बाद फिर खाना का इंतज़ाम किया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये आपकी टीवी की न्यूज़ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और पालघर के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पर 3 हत्याएं कर दी जाती हैं, वो आपको नहीं दिखाई देता, वो आपके आंख में आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि सन्यासी मरा था। स्वर्गीय कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज, सुशील गिरी जी महाराज, और उनके साथ वो निर्दोष जिसका कुछ लेना देना नहीं था, वो ड्राइवर नीलेश जी, उन्हें हरामजादों ने मार मार करके उनकी हत्या कर दी। डजन मैटर वो हिंदू थे, डजन मैटर, डजन मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो हिंदू थे तो भी। क्या थे मुझे नहीं मतलब, मुझे एक बात पक्का पता है, आज मैं हर कदम मोदी के साथ हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ, लेकिन भाजपा के साथ नहीं हूँ। मैं उस लोगों के साथ नहीं हूँ जो उनकी चमचागिरी में जी हजूरी करते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ जो अपनी नौकरी बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ जो कोरोना वॉरियर्स के लिए एक फ़र्ज़ अदायगी कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं महामानव नरेंद्र मोदी और श्री योगी जी। मैं इन 2 व्यक्तियों के साथ हूँ, मात्र इन 2 व्यक्तियों के साथ। मैं इनकी विचारधारा पे अध्ययन कर रहा हूँ, इनको पढ़ रहा हूँ, इनको जान रहा हूँ, और आज तक 1947 के बाद जितने पढ़ने में मिला, और अपना जब होश संभाला मैंने, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल से लेकर के अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री मैंने देखे, कभी ऐसा मेरे को नहीं लगा कि किसी के बारे में, किसी के समर्थन में कुछ बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे थे, एक व्यक्तित्व था जिसके लिए मैं बोलता था, जिसके लिए मैं करता था। कोई व्यक्तित्व उसके बाद नज़र नहीं आया बोलने लायक। फिर उसके बाद जब ये व्यक्तित्व सामने आया तो मुझे बोलना पड़ा, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके बारे में बोलता हूँ। लेकिन आज मैं एक बात बोलता हूँ, इस रसाकसी में वो फंस चुके हैं। परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है ये मोदी साहब की, कि वो अपने आप को बचा पाते हैं कि नहीं, संभाल पाते हैं कि नहीं। वरना ये हिंदुस्तान है जहाँ पे प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड प्रधानमंत्री को गोली मार देता है। ये वो हिंदुस्तान है जो भगवाधारियों को साधु समझ करके, किडनी वाला समझ करके,
और उसके बाद पीट पीट करके मार डालता है। ये मॉब लिंचिंग, ये जो भीड़ का कानून है, ये कब बदलेगा, कौन बदलेगा, नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे उस भीड़ से कहना है, यहीं से कानून परिवर्तन होगा। ये पालघर ही इस समस्या का समाधान बनेगा। पालघर से बहुत कुछ होने वाला है। अच्छे घर दावत दे दिया इस हैवानियत ने। मैं वहाँ के पर्टिकुलर आदमियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं समझता उनके साथ क्या परिस्थितियाँ थी, क्या बच्चा चोरी हो रहा था और किस तरह से। मैं इतना भी जानता हूँ कोई बच्चा चोरी हो रहा था या इवन कुछ भी हो रहा था, या तो वो आप अपने घर के अंदर उनको या रंगे हाथ पकड़ करके अगर आप उनको मार डालते तो भी मैं एक बार मान लेता। लेकिन जहाँ पे आप मार डालने के पक्ष में मैं तो भी नहीं था, क्योंकि वो कानून का काम है, कानून करेगा। लेकिन अगर आपने पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हाथ से, अब पुलिस को भी कुछ लोग दोषी ठहरा रहे हैं, मैं पुलिस को भी कुछ दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जब वो उतनी 400 की भीड़ अगर वहाँ पे खड़ी होकर के मार रही है। अब आप कहेंगे जब कोरोना वॉरियर्स गए थे उनके यहाँ लेने के लिए, तो जब वहाँ पे लोगों ने दौड़ाया उनको मारने के लिए, तो भागे क्यों? मर जाते क्या? जब पागल भीड़, हरामखोर भीड़ जब दौड़ाती है तो क्या करता? वो अपनी जान न बचाता? वो भाग ही जाता ना। तो भाग ही रहे थे, ये भी भाग रहे थे। वहाँ पुलिस वाले भी एक बात जान गए कि इनको बचाने में हम मर जाएंगे, इसलिए पुलिस वालों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। और कोई दोष नहीं देता किसी का। क्यों? क्योंकि जनता को जान है तो जहान है, जान उनकी बस्ती, तो आगे वो कुछ कह पाते। ये सबूत भी देने के लिए शायद वो पुलिस वाले, आप उन पुलिस वालों से एक बात तो पक्का है कि वो ज़िंदा बच गए हैं, वहाँ आंखों देखा आप अपने पुलिस वालों से ले सकते हैं, वो सच बोल सकते हैं। मैं पुलिस वालों से अनुरोध करूंगा कि अगर उन तक ये बातें हैं तो एक एक बातें, एक एक चेहरा पहचानते होंगे वो। उनको इसमें ये जो हत्या हुई है ना, ये जो मॉब लिंचिंग के नाम पे हुआ है, इस आज के बाद से ये हत्या आखिरी होगी। अब आज के बाद से हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की कोई भीड़ कोई हत्या नहीं करेगी। और अगर कोई भीड़ कोई हत्या करती है तो ये भारत सरकार का एक जिम्मेदारी बनता है कि अब इसके लिए क्या करेगी। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता हिंदू था कि मुसलमान था। मैं जानता हूँ वो भीड़ थी, गुनहगार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो चैलेंज भी है कि जिस घर आपने छेड़ा है, जिस जगह आपने उंगली किया है ना, आपको क्या लगता है ये संत आपको छोड़ेगा क्या? उद्धव साहब क्या काबिल तारीफ़ हैं। आपने कहा उनको सज़ा दी जाएगी, उस पर राजनीति करने वालों को सज़ा दी जाएगी, जो किसी सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे? आप क्या कार्रवाई करोगे? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हो। आप अपने घर में अपनी इज्जत बना लो, बहुत बड़ी बात है। आज उस जगह लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि अगर वहाँ पे उद्धव साहब की जगह राज साहब होते तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। तो आप कुछ मत कहो, आप अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक काम करो उद्धव साहब, ऐसे कुर्सी पकड़ करके ऐसे बैठे रहो, अपनी कुर्सी बचाओ, कहीं चली न जाए। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुर्सी है, वो आपको मिल चुकी है। उस कुर्सी को चाटो, उससे पेट भरो आप, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सबको पता है, सबको पता है कि एक फ्लॉप हीरो है उद्धव ठाकरे, सबको पता है। और ये कारण है, आप सम्मान के पात्र तो कभी नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री तो आप बन गए, जोड़ तोड़ की गणित से मुख्यमंत्री तो बन जाता है कोई, लेकिन आप क्या जानते हैं? आप कल्याण सिंह, आप वैसे मुख्यमंत्रियों में अपना नाम लिखा पाएंगे जो हिंदुस्तान के लिए है? नहीं, आप अपने परिवार के लिए। आप पहले अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए, आप बन गए। आप लालू प्रसाद वाले ख़ानदान के लोग हैं, खुद को नहीं बना पाएंगे, अपनी बीवी को बना देंगे, भले अंगूठा छाप, भले बिहार का बहार लूट ले, लेकिन वो बना देंगे। वो उसमें के राजनेता हैं, उस कैटेगरी में। आप किस कैटेगरी के लीडर हो? जिस दिन ये बात आएगी ना उद्धव साहब कि आप किस कैटेगरी के लीडर हो, आप अपनी लीडरशिप समझ लेना किस कैटेगरी की हो। और ये आपकी अग्नि परीक्षा है, आपकी अग्नि परीक्षा है। 112 लोगों को आपने गिरफ्तार करवाया है ना। सच कैसे सबके सामने प्रदर्शित कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया के पास तमाम वीडियो कटे फुटेज हैं, इतने ढेर सारे फुटेज हैं कि एक एक व्यक्ति के चेहरे वो सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये आपके ऊपर है। तो आपको अपने 5 साल में सम्मान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर पता है, ये प्रकृति है, ये अवसर देती है सबको। जिस तरह से आपको होनी ने बैठा दिया और आप सीएम हो गए ना,
तो अब आपको बताना है कि कैसे कैसे आप संभाल पाओगे, कैसे इस सवाल का जवाब आप दे पाओगे, क्योंकि जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से छोटे स्तर पे अब मुख्यमंत्री लोग उतर रहे हैं नीचे, अब उन्होंने आंकड़ों को छुपाना बंद किया है। अब जिस तरह से उन्होंने हमारे कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है कोरोना के नाम पे, अब मुझे लगता है कि इस देश को मिलिट्री की ज़रूरत है। आह्वान है इस देश को। अब ये सारे नेता लोग अपनी राजनीति के अंदर ये हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है ना, इनकी मेहनत का भी सत्यानाश करेंगे। हमारे डॉक्टर कोरोना से मरना शुरू कर दिए, हमारे पुलिस कोरोना से ग्रसित हो गई, हमारी मिलिट्री कोरोना से ग्रसित हो गई। अब कहीं न कहीं गलती कुछ न कुछ तो है। अब राजनेताओं के हाथ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी जी बचा लीजिए इस देश को, छोड़ दीजिए इन लोगों के ऊपर से भरोसा और भेज दीजिए मिलिट्री। अब भेज दीजिए मिलिट्री, जहाँ से केस ज़्यादा निकल रहे हैं ना, अब भेज दीजिए। अब कोई भी समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज ही क्यों ना हो, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। कोई भी दोषी हो उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा दीजिए। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा, सबसे कहूँगा कि हम भाव में भले कुछ बोल जाते हैं, लेकिन एक बात सही है कि सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं, नहीं कर सकता कोई। लेकिन सच को छुपने दिया अगर, तो इसमें हमारा भी दोष होगा। हम वो सारे लोग हैं जो सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं। हम किसी भाजपा से प्रेम नहीं करते, किसी सपा से प्रेम नहीं करते, हम किसी उससे नहीं प्रेम करते, हम सच्चाई से प्रेम करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। आज अगर मोदी को ताकत की ज़रूरत है, हम आप उनकी शक्ति बन के खड़े हों उनके साथ। हमको आपको आगे चल के बोलना पड़ेगा कि नहीं, आप अपनी अग्नि परीक्षा दे चुके हो, आपने 5 साल के समय इस दुनिया को दे दिया कि क्या है। आज की तारीख में भी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई, लेकिन क्या करेंगे। मैं जानता हूँ, कोटेदार को जानता हूँ, चोर है। हमारे यहाँ का डीएम सबसे अच्छा है, मैं अपने डीएम की बात करता हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपने यहाँ के कोटेदार को भी जानता हूँ कि चोर है। वो दुनिया से क्या बोलता है कि नहीं हमको नहीं मिलता, हमको घटोली मिलता है, हमको कम मिलता है, इसलिए लो। वो कभी 5 किलो, कभी 7 किलो, कभी 3 किलो। वो हर आदमी से, किसी को 20 किलो देना है तो 17 किलो, किसी को 20 किलो देना है तो 15 किलो वो दे रहा है। और हम चाह करके भी उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ सबूत नहीं है। और पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो शायद उनकी इंक्वायरी होती। अगले महीने फिर होगा, इंक्वायरी होगी। मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को लिखने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ सबको, जो लोग ये कर रहे हैं ना, इस कोरोना के अंतर्गत जो लोग भी, लॉकडाउन लगा हुआ है, हर आदमी, पता नहीं किसके घर क्या मजबूरी है, पता नहीं कौन क्या है, पता नहीं कितने स्वाभिमानी हैं जो हाथ नहीं फैला रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूख से मर जाते होंगे। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे इस लॉकडाउन में, तो हमारी तरह एक मीटिंग का खाना खा रहे होंगे, एक मीटिंग का सब्जी छोड़ दिए होंगे, कुछ ऐसे करके वो देश के लिए कर रहे होंगे। कुछ होंगे जो सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पे जिंदा रहते होंगे, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी तरह अच्छी तरह से जानते हैं जीना। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सब को सहन शक्ति करके बर्दाश्त कर रहे होंगे। लेकिन मैं उन सब से कहूँगा, आगे बढ़िए, बाहर निकलिए, आइए यूट्यूब पे आइए अपनी आवाज़ बुलंद करिए। आपको सच बोलना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की आखिरी माँ ब्लीचिंग होगी। इसके बाद भीड़, अगर पागल भीड़ है तो उसको ठीक करना होगा। उस भीड़ में कोई और नहीं होता, हमारे आपके घर के होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, ये आखिरी घटना होनी चाहिए, पाल घर की घटना अब आखिरी घटना होगी। फिर कोई ये ना कह देगा कि नहीं वो गो हत्या करके मांस ले जा रहा था तो आप पकड़िए उसको, कानून के हवाले करिए। कोई हक नहीं बनता आपको किसी के, आप किसी की जान ले लें, मार मार के जान ले लें उसकी, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, किसी के लिए छूट नहीं दी जा सकती। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, इंसानियत है यहाँ पे, धर्म है यहाँ पे, वेद है यहाँ पे, सच्चाई है यहाँ पे। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहूँगा, हाथ धुलते रहिए। जो छोटे छोटे टिप्स आपको मिलते हैं, ये काली मिर्च, लौंग, अजवाइन और सेंधा नमक और हल्दी, इन सब का सेवन करते रहिए। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखिए, हाथ धुलते रहिए, मास्क लगाते रहिए, लोगों से दूर रहिए, जितना भी हो सके लॉकडाउन का 100% पालन कीजिए। जो सरकार कहती है वो अभी करते रहिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये कोविड-19 नया है, ये रोग नया है, ये लक्षण नया है, ये तरह तरह का रूप लेकर के आ रहा है। जब देश का वैज्ञानिक हमारा परेशान है, तो अगर हम अपनी बुद्धि ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। कल फिर मिलूँगा अपने साथ, अपने विचारों के साथ, अपने सवालों के साथ, अपने जवाबों के साथ आपके सामने फिर एक बार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और
100% अपने श्री मोदी और योगी जी के अनुरोध का पालन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।